हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल हमने 69 क्वेश्चन तक किया था, आज 70 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो मैच द कॉलम है, जो कि काफ़ी ऐसे आपको मतलब लंबा सा दिखाई दे रहा होगा। देखिए, संघ शक्ति समिति दिया हुआ है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया समिति के नियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो संघ अधिकार समिति जो है, संघ अधिकार समिति, ठीक है, उनके जो ये थे अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमें पता है प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, फिर उसके बाद सरदार पटेल किसके थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे, सरदार पटेल थे, सॉरी सरदार पटेल। और जवाहरलाल नेहरू किसके थे बताइए, संघ शक्ति समिति के। ठीक है, संघ शक्ति समिति के। और फिर बच गया प्रक्रिया समिति नियम, इसके थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी स्टूडेंट्स, वो मेरी दादी सो रही हैं तो आपको तो बस वो थोड़ा सा नॉइज इश्यू है, तो आई होप यू डोंट माइंड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, घटनाक्रम दिया हुआ है और इसे सजाना है किससे, ईयर वाइज। ठीक है, तो देखिए गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1960 में। किससे अलग हुआ था गुजरात राज्य को, देखिए सबसे पहले बॉम्बे जो है ना, बॉम्बे उस प्रांत को अलग करके, क्योंकि वहाँ पे दो भाषी लोग रहने लगे थे, तो अलग करके उसे मुंबई और गुजरात बनाया गया था 1960 में। ठीक है, और नागालैंड बनाया गया था हमारा 1963 में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा पंजाब राज्य को हरियाणा और चंडीगढ़ में तोड़ा गया था, पंजाब को। ठीक है, ये हमारा हुआ था 1966 को। ठीक है, लिखते रहिएगा आप लोग, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और सिक्किम राज्य का गठन हमारा हुआ था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में। ठीक है, और ये सबको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए तो हमें पता है कि गुजरात, तो देखिए ये हमारा, अगर हमको एक भी पता है कि गुजरात 1960 में हुआ है, तो हम इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में मतलब ए और डी में क्या होंगे, स्टक करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो फिर उसके बाद हमें एक और पता लगाना होगा। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि नागालैंड जो है वो हमारा 1963 में हुआ था, जो कि हरियाणा से पहले हमारा नागालैंड का गठन हुआ था, तो इस तरह से हम इसको ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो फाइंड कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों जो कि संविधान के भाग 3 में है, ये तो हम सबको पता होगा, को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल सही। फिर दिया हुआ है कि यह देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है और राज्य द्वारा आक्रमण के खिलाफ लोगों की आज़ादी और स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा करता है। तो दोनों ही सही है। फिर देखिए अल्पसंख्यक के जो हित हैं उनका संरक्षण, जो कि हमारा आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है, तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है। देखिए यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर नागरिकों के एक समूह द्वारा किसी भाषा के संरक्षण का समर्थन करने के लिए किए गए राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है। हाँ, ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर भारत के राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए जो संसद है वो आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकती है, रिटों को जारी करने के लिए किसको अधिकृत कर सकती है, न्यायालयों को। ऐसा कोई मतलब प्राधिकरण नहीं है जिससे कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, रिट अधिकार को जारी करने के लिए मतलब किसी भी न्यायालय को क्या कर सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं। कौन करेगा ऐसा, संसद करेगी। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये हमारा ली गई है इंग्लिश कॉमन लॉ से। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश कॉमन लॉ। देखिए हमारा जो आर्टिकल 34 है वो क्या कहता है, मार्शल लॉ तो हमारा इसी में है ना, आर्टिकल 34 में आपने सुना होगा। देखिए 34 क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में
मार्शल लॉ लगाए जाने पर मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध की अनुमति देता है। यह संसद को मार्शल लॉ के दौरान आदेश को बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में किए गए कार्यों के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या करता है, अधिकृत करता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है। तो अंतरात्मा के रूप में संविधान की ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। तो ये कहा गया था हमारा मिनर्वा मिल मामले में 1980 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल के बारे में एक क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रीय परिषदें जो है संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी कौन से एक्ट के द्वारा, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्ट के माध्यम से कोई कानून बनाया जाता है तो वो सांविधिक होता है, क्योंकि सांविधिक का अर्थ ही होता है कानूनी, ठीक है, तो उसे हम सांविधिक बोलते हैं, स्टैट्यूटरी। और जो संवैधानिक होते हैं बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के रूप में होते हैं, ठीक है, मतलब संविधान में अगर उनका उल्लेख है तो वो संवैधानिक होते हैं। तो जोनल परिषद हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। हाँ, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष क्या होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए भारत की आकस्मिकता निधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद ने वर्ष 1947 में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम को अधिनियमित किया था। तो ये गलत है क्योंकि ये 1950 में बनाया गया था आकस्मिकता निधि जो थी, और राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इस निधि का प्रभारी होता है। तो इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव होते हैं वही आकस्मिकता निधि के क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसमें बोल रहा है कि आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। तो ये सही है। फिर लिखा है 1975 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वित्तीय आपातकाल को अंतिम और निर्णायक घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए सबसे पहले 1975 में हमारा 38वां संविधान संशोधन में ये चीज़ बोला गया था कि जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा आपातकाल घोषित करने के लिए, वित्तीय आपातकाल, तो मतलब वो अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा, राष्ट्रपति का, और ये न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, यानी कि किसी भी न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती है। बट इसके बाद जो वर्ष 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था, तो ये जो पहले वाला जो निर्णय था उसको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। मतलब वर्तमान में अगर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा अब न्यायिक समीक्षा के क्या है, अधीन है। वर्तमान में क्या है, अधीन है। कौन से आर्टिकल के द्वारा ऐसा किया गया था, 44th के द्वारा। 44th के द्वारा क्या बोला गया कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल में जो निर्णय लिया जाता है वो अब न्यायालय के या न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रॉन्ग हो गया और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि महान्यायवादी जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 76 में है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। फिर है कि यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ये तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको बोला। फिर महान्यायवादी की पदावधि जो होती है संविधान द्वारा नियत की गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, पद धारण करते हैं, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तो उसका तात्पर्य है कि इसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दूसरा तो हमारा रॉन्ग है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस उम्मीदवार ने भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीता है।
तो ये हमारा एन संजीव रेड्डी जो थे, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीता था। देखिए, फिर हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 121 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये हमें भी पता है कि आर्टिकल 123 जो होता है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, तो ये हमारा सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हताओं के बारे में बात कर रहा है कि उसे 30 वर्ष की आयु पूरा किया होना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें भी पता है उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु चाहिए रहती है, 35 वर्ष की आयु चाहिए रहती है। कितनी आयु चाहिए रहती है? 35 वर्ष की। फिर है, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हत होना चाहिए। तो गलत, ये हो जाएगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, हमने पढ़ा है ना। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हत होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये तो हमारा सही है, ये हमें पता है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो हमें पता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, न कि राज्यसभा के प्रति। और ये हमारा आर्टिकल किसमें बोला गया है? 75(3) में, कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति क्या होगी? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल पद जो है वो किसके द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। ये यूपी पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये PYQ है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आइए एक बार देख लेते हैं इसे। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है ना। तो ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आइए इसे देख लेते हैं। तो लिखा है कॉनराड, ठीक है। तो कॉनराड जो होता है वो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सही सुमेलित पूछ रहा है, तो ये हमारा सही सुमेलित है, क्योंकि वो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के बीच के भाग को बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा मोहोरोविसिक। मोहोरोविसिक हमारा क्रस्ट और मेंटल के बीच ये होगा, ठीक है। फिर है रेपेटी। रेपेटी हमारा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच होगा। और लेहमैन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच होगा। बाह्य कोर, आंतरिक कोर, ये इसमें दिया नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ये सब लौह अयस्क की खदानें हैं, और ये पूछ रहा है स्टेट कि कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे किरुबुरु लिखा है और गुरु महिसानी। देखिए, सबसे पहले तो किरुबुरु जो होता है वो हमारा कहाँ पे है? वो हमारा उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हमारा सही सुमेलित है। और पूछ रहा है नहीं। फिर गुआ। गुआ हमारा है झारखंड में। गुआ कहाँ है? हमारा झारखंड में, मतलब ये मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, झारखंड में है। फिर है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये हमारा सुमेलित है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ हमारा कर्नाटका में, सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। गुआ कहाँ? मैंने बताया लौह अयस्क की खदानें गुआ, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में है। फिर कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है सुमेलित कौन सा है, जिसमें एक तरफ पे जीव दिए हुए और दूसरे तरफ पे कौन क्या दिया हुआ है? श्वसन तंत्र दिया हुआ है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले मानव। मानव का श्वसन तंत्र फेफड़ा होता है, पता है। मत्स्य। मत्स्य का गलफड़ा होता है, ना कि श्वास नली। क्या होता है? गलफड़ा। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। गलफड़े होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है केंचुआ। उसके बाद है फिर केंचुआ। केंचुआ में हमारा आ जाएगा बुक लंग्स, ठीक है। तो ये हमारा सही है। फिर बिच्छू। बिच्छू हमारा है नम त्वचा, ये भी सही है। तो इस तरह से सही सुमेलित है कह रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये मानव फेफड़े सही सुमेलित है। मैंने कुछ मिस कर दिया, सॉरी। ये बिच्छू का है बुक लंग्स।
बुक लंग्स हमारा बिच्छू का होता है, ठीक है ना, कि केचुआ का। केचुआ का हमारा होता है नम त्वचा, ये हो जाएगा केचुआ का, और ये दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरल वेक्टर वैक्सीन है, तो ये हमारा कोविशील्ड है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपरागण पादप है, स्वपरागण पादप, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है सरसों। फिर चमगादड़ द्वारा लाए गए परागण को क्या कहा जाता है, तो ये हमें कहा जाता है काइरेप्टोरोफिली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चमगादड़ द्वारा जो परागण लाए जाते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये हमारा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर सी माउंट किलिमंजारो, ठीक है। फिर अजोव सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है, अजोव सागर बताइए कौन से दो देशों के बीच है अजोव सागर, बिल्कुल करेक्ट, अजोव सागर हमारा रशिया और यूक्रेन के बीच, ऑप्शन नंबर डी, रशिया और यूक्रेन के बीच अजोव सागर है। फिर देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, ठीक है, ये हमारा किस स्थान पर मिलती है, ये हमारा रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी अलकनंदा ये हमारा CGPCS में आया था लास्ट ईयर 2023 में, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन में सारे को देख लीजिएगा कि देवप्रयाग कहाँ है, रुद्रप्रयाग किससे किससे मिलती है, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको देवप्रयाग से बताती हूँ, पहले मैं इसको मिटा लेती हूँ, रुकिए इरेज कर देती हूँ। देखिए देवप्रयाग मैंने अभी आपको बताया ना कि मंदाकिनी और अलकनंदा, सॉरी मंदाकिनी अलकनंदा, तो ये हमारा हो जाएगा रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग हमारा हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग का देख लीजिए पिंडर और अलकनंदा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पिंडर और अलकनंदा, अलकनंदा बिल्कुल करेक्ट, कर्णप्रयाग ये हो जाएगा। फिर विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग हमारा धौली गंगा प्लस अलकनंदा, ये लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप इसे खुद ही नोट डाउन कर ले। अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलिए धौली गंगा, धौली लिख देती हूँ शॉर्ट में, प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, ओके। फिर उत्तरी भारत में प्रवाहित होने वाली उष्ण पवन लू किसका परिणाम है, तो ये है हमारा अभिवहन का परिणाम, ठीक है। अभिवहन मतलब क्या होता है आपको पता है, देखिए सबसे पहली बात तो जब पवन क्षैतिज रूप से स्थानांतरित होते हैं, देखिए क्षैतिज रूप से, तो ये हमारा क्या होता है अभिवहन, इसे ही क्या कहते हैं अभिवहन। तो लू भी तो हमारा क्षैतिज रूप से चलता है एक साथ, तो इस तरह से ये अभिवहन का परिणाम है। फिर देखिए विश्व में सबसे उच्च ज्वार निम्नलिखित में से किस देश में आता है, सबसे उच्च ज्वार, तो सबसे उच्च ज्वार हमारा कनाडा में आता है, ठीक है। फिर देखिए समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है किसे, तो ये जाना जाता है ब्रिटिश प्रकार की जलवायु को। फिर मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी हमारा है फावंगपुई पर्वत। फिर भारत में कोयले की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किस चट्टान समूह में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना समूह में। फिर मैच द कॉलम दिया हुआ है जिसमें एक साइड पे जल विद्युत परियोजनाएं हों और फिर भारत के राज्य हैं। देखिए रंगा नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। दोयांग जल विद्युत परियोजना हमारा कहाँ है, तो ये हमारा है नागालैंड में। फिर तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। रंगीत जल विद्युत परियोजना हमारा सिक्किम में है, ठीक है। इस तरह से आप इसे मैच कर लेंगे और सबसे पहले तो नोट डाउन कर लेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है वन लाइनर में, क्योंकि PCS में तो ये बहुत कॉमन है कि रंगा नदी जल विद्युत परियोजना कौन से स्टेट में शुरू की गई है, तो फिर ये हमें पता होना चाहिए। अगर रंगा नदी पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे ही अगर पूछ दिया दोयांग तो हमें नागालैंड पता होना चाहिए, मतलब तिपाईमुख पूछ दिया मणिपुर, रंगीत पूछ दिया सिक्किम, ऐसे मतलब हमें एकदम कंठस्थ होना चाहिए। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या है, ऑप्शन नंबर बी 53, ठीक है। फिर कश्मीर घाटी किसके किसके बीच स्थित है, तो हमें पता है कि जो कश्मीर घाटी है वो वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच है।
फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो दर्रा है और कनेक्टिंग स्थान सही सुमेलित है ना, तो आइए देख लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए जोजिला जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर से लेह को। तो ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है और यहाँ मैच पूछा है, ठीक है, तो यहाँ लेह कर दीजिए ना, ठीक। फिर बनिहाल बनिहाल श्रीनगर से जम्मू, देखिए इसे ये बेसिकली इंटरचेंज कर दीजिए। फिर शिपकिला शिपकिला हमारा शिमला से तिब्बत, ये सही है। बारालाचा बारालाचा हमारा मंडी से लेह है, ना कि मनाली से लेह, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से अगर सही सुमेलित पूछा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अभ्रक का प्रकार है, अभ्रक का, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अभ्रक का कौन सा प्रकार है। सबसे पहले तो मणिक अभ्रक का प्रकार है, मास्कोवाइट अभ्रक का प्रकार है, बायोटाइट ये भी अभ्रक का प्रकार है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वन मृदाओं के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मृदाएं जीवाश्मों से समृद्ध होती है, ये बिल्कुल सही है। ये पोटाश फास्फोरस चूने से भरपूर होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें पोटाश फास्फोरस और चूने की क्या होती है, कमी होती है वन मृदा में, ठीक है। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से या कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हमारा कोयना और भीमा, ऑप्शन नंबर ए। कोयना और भीमा क्या है, हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, कोयना और भीमा। और बताइए प्राणहिता और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं, बताइए बताइए। तो प्राणहिता हमारी किसकी है, गोदावरी की, बिल्कुल करेक्ट। मुझे पता है आप लोग यही लिख रहे होंगे, गोदावरी की। और भवानी है हमारा कावेरी की, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और अगर बोला जाए कि अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है चेना। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना कहा जाता है। और मलेशिया में लदांग कहा जाता है, थाईलैंड में तामराई कहा जाता है, बर्मा में तोंगिया कहा जाता है, जावा में हुम्माह कहा जाता है, अफ्रीका मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ये एकदम एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नीफे परत के रूप में जाना जाता है। तो कोर को नीफे परत के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है नीफे परत के रूप में, अगर मैं ये पूछूं तो आपको बोलना है कि जो कोर है उसमें निकिल होता है और आयरन होता है, ठीक है, नीफे। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ भारत के पवित्र उपवन दिए हुए हैं और राज्य, तो देखिए गुम्पा वन हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि सही सुमेलित पूछा है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देवराय हमारा कहाँ है, तो देवराय हमारा गोवा में है। फिर गम खाप जो है वो हमारा कहाँ है, मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर। फिर उसके बाद है गरम थन जो है वो हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर देखिए कि मैच द कॉलम है, जिसमें कि एक साइड पे नेशनल पार्क है और फिर कौन से स्टेट में है। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आपको भारत के जितने नेशनल पार्क है और कौन से स्टेट में सारा याद ही होगा। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमें पता है बिहार में है। फिर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। फिर मरीन नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ पे है, गुजरात में है। और फिर मॉलिंग नेशनल पार्क हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देखिए जैव विविधता के मापन, सबसे पहले दिया हुआ है कि अल्फा विविधता को किसी भी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या की गणना करके मापा जाता है, सही है। फिर गामा विविधता एक वृहद क्षेत्र में कुल प्रजातियों की समृद्धि है। तो ये भी क्या है हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए पहला वैश्विक अभिसमय कौन सा था, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी, लंदन अभिसमय। फिर देखिए विश्व संरक्षण कांग्रेस किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है वो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि
आयुसीएन के द्वारा क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। इटाई रोग किसके संदूषण के कारण होता है, तो ये हमारा होता है कैडमियम के कारण, ठीक है। कैडमियम CD इसका क्या होता है। फिर भारत में जैव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है, तो जैव मंडल रिजर्व जो है वो भारत में 18 है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन से क्या है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी हमारा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कांजली झील उत्तर प्रदेश, अंसुपा झील उत्तर प्रदेश, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ है, ये यूपी में है। अंसुपा झील तो हमारा उड़ीसा में है, सॉरी ये हमारा कहाँ है, ओडिशा में है। और कांजली झील जो है ये हमारा पंजाब में है, कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो इस तरह से AN4 जो होगा, और 1 और 4 ये हमारा यूपी में है, ठीक है, रामसर साइट है। फिर देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है वो रियो शिखर सम्मेलन में क्या की थी, स्थापित की गई थी। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो मैं आपको बताई हूँ कि 1992 में हुआ था। फिर अंतर्राज्यीय पारस्परिक क्रियाएं जहाँ एक प्रजाति को लाभ तो होता है और दूसरी अप्रभावित होती है, क्या कहलाती है, तो ये हमारा सहभोजिता कहलाती है। फिर कन्नौज की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो कन्नौज की जो लड़ाई है वो हमारी लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1540 में। फिर देखिए मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसे अनाज व्यापारी के रूप में जाना जाता था, तो अनाज व्यापारी के रूप में किसे जाना जाता था, कारवानियन को। कारवानियन जो होते थे वो अनाज व्यापारी होते थे। अगर महसूल बता दूं, महसूल अनुमानित आय होता है, महसूल का मतलब, और खराज मतलब भू राजस्व, और मवास का मतलब होता था विद्रोही क्षेत्र। फिर देखिए तारामय योजना किससे संबंधित है, तो तारामय योजना जो है होयसल कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर द्वारा नादिर अल जमान की उपाधि दी गई थी, तो ये अबुल हसन को दी गई थी। फिर लिखा है खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो जो खानवा की लड़ाई थी वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई कब हुई थी, 1527 में हुई थी। कब हुई थी, 1527 में। फिर है कठिन व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द किसके संचय के कारण होता है, तो ये हमारा होता है लैक्टिक अम्ल के संचय के द्वारा। ये CAPF में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मनुष्यों में डेंगू के लिए उत्तरदायी होता है, तो डेंगू के लिए हमारा एडीज एजिप्टी मच्छर उत्तरदायी होता है। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन को नीचे की ओर ढकेलने के लिए ग्रास नली के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रमाकुंचन। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित जैव उर्वरक नहीं है, तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जो है वो मुक्त जीवित जैव उर्वरक नहीं है। फिर लिखा है कि देखिए पोषक तत्वों की कमी दिया हुआ है और रोग के कारण दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड पे। तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ फॉस्फोरस में सिकल लीफ रोग, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मैंगनीज जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा मटर में मार्स स्पॉट रोग, ठीक है। फिर मैग्नीशियम की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो मैग्नीशियम की कमी से तंबाकू में सैंड डाउन रोग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4। नाइट्रोजन की कमी से क्या हो जाता है, फूल गोभी में बटनिंग हो जाता है, ठीक है, इंटरचेंज कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिएगा। फिर हमारा फोर्टिफाइड राइस हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो फोर्टिफाइड राइस जो है हानिकारक हो सकते हैं जो लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोग होता है जिनको, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से जो लोग ग्रसित होते हैं उनके लिए फोर्टिफाइड राइस क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है मैच द कॉलम जिसमें एक साइड पे रोग है और फिर प्रेरक एजेंट है। तो आइए मैच कर लेते हैं। कंठमाला का रोग ये विषाणु के द्वारा होता है। फिर एथलीट फूट, इस ये जो होता है ये कवक के कारण होता है। फिर एस्कारियासिस हमारा गोल कृमि के कारण होता है। मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम के कारण होता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य है। पेरिकार्डियल द्रव जो है उसका मुख्य उद्देश्य है हृदय को झटके से बचाना, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ये क्या है, तो ये हमारा है ओम। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई जो है मूल ऐसा इकाई है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर लंबाई जो है वो एक मूल ऐसा इकाई है, ठीक है।
फिर देखिए किसी ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये निर्धारित होती है आयाम के द्वारा। फिर है हीरे की चमक किसका परिणाम है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर है यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तब तार के प्रतिरोध में क्या होगा? तब तार की प्रतिरोध में वृद्धि होगी। फिर है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एंटोनी लवाजियर को। फिर है समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब सत्य पूछ रहा है ना, कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या होना? समान होना और न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न होना। फिर है निम्नलिखित में से किसमें यूजेनॉल यूजेनॉल एक घटक के रूप में होता है? तो ये जो है यूजेनॉल होता है लौंग में। फिर है चुनावों में उपयोग की जाने वाली आलोप्य स्याही का एक प्रमुख घटक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्याही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। शायद यही होता है इसका फॉर्मूला सिल्वर नाइट्रेट का। एक बार आप मैच कर लीजिएगा। देखिए जो पारा होता है ना एक धातु होता है लेकिन क्या होता है? कमरे के तापमान पर तरल होता है। एक धातु लेकिन कमरे के तापमान पर तरल, इसका 2 हो जाएगा। ब्रोमीन होता है एक गैर धातु लेकिन कमरे के ताप पर तरल, गैर धातु लेकिन कमरे के ताप पर तरल, ये हो जाएगा 4। फिर आयोडीन, आयोडीन एक गैर धातु लेकिन चमकदार, ठीक है। फिर लिथियम एक धातु लेकिन नरम। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी रबर बैंड को खींचना, निक्षेपण, बर्फ का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर अम्लीय विलयन बनने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ेगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं और अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है वो, जैसे टमाटर। तो जो टमाटर है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? देखिए टमाटर में हमारा ऑक्सालिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में हमारा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिछुआ बूटी में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? बिल्कुल साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।